नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेपर। आज की तारीख है 17 जुलाई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 का टॉपिक प्रकाश है और प्रकाश का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत लेंस भी है, दर्पण भी है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। आज प्रकाश के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मेरे नाम का ये अक्षर भी है, कई और लोगों के नाम का भी ये अक्षर हो सकता है, उनके नाम का अर्थ हो सकता है। तो ये जो प्रकाश टॉपिक है इसमें 20 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन आज के डेली 30 में करंट अफेयर के हम डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और शुरू करते हैं इसको। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या ये बात सही है? जो प्रकाश होता है ये ऊर्जा का एक रूप होता है, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। बिल्कुल सही बात है। प्रकाश और कुछ नहीं है, ऊर्जा का ही एक रूप है। विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोतों से भी प्राप्त होता है, जैसे सूरज से प्राप्त हो रहा है, और मानव निर्मित स्रोत से भी ये प्राप्त होता है। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो 3900 से 7800 के एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि मीटर से ये माइनस की बात हो रही है, यानी कि घात नीचे लग रही है। मीटर से ये इतने 1/10 के आगे 10 जीरो लगाइए, उतने गुना छोटा, ठीक है। तो इसका ये तरंगदैर्घ्य होता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है इसका कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। प्रदीप्त वस्तुएं, आपको बताना चाहता हूं कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, और यहां पे लिखा हुआ है कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। तो प्रदीप्त वस्तुओं की डेफिनेशन ये गलत दी हुई है। इसको डिफाइन यहां पर किया गया है लेकिन गलत डिफाइन किया गया है, तो डेफिनेशन ही गलत है और डेफिनेशन ही यहाँ पे दी हुई थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। और किसी जीव में प्रकाश उत्सर्जन की क्रिया को जीव दीप्ति या बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जीव दीप्ति इसको कहा जाता है जो जीव से प्रकाश उत्सर्जन की क्रिया को मतलब किसी जीव से जो उत्सर्जन होता है उसको ऐसा नाम दिया जाता है। तो जीव से भी प्रकाश उत्सर्जन होता है, बिल्कुल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट में देखें तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई भी पेपर आप देने जाएंगे तो इससे एक दो प्रश्न ये आपको लेकर वहां पर खड़ा मिलेगा कि लो ये प्रश्न का उत्तर दो और हमसे नंबर ले जाओ और पास हो जाओ। तो आपको अगर अपना परफॉर्मेंस सुधारना है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, डेली 30 में लगभग सारे ऐसे ही टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको तैयार ही नहीं करना है, उनको इस तरीके से तैयार करना है जो आप दूसरों को समझा सकें, पढ़ा सकें, और आपका तो वो गलत हो ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो क्या कहलाती है? एक अलग से ये प्रश्न बना है, लेकिन अभी जैसा स्टेटमेंट हमने पढ़ा है प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, तो प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं, ल्यूमिनस बॉडी जो होती है, उनका स्वयं का प्रकाश अपना होता है। तो ये क्या हो जाएंगी? नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है कि कांच अर्ध पारदर्शक वस्तु का उदाहरण है। कांच जो होता है, जो ग्लास होता है, वो अर्ध पारदर्शक वस्तु का उदाहरण है। क्या ये बात सही है? पारदर्शक तो कांच तो पारदर्शक होता है, अर्ध पारदर्शक ये नहीं पूरा पारदर्शक होता है। तो पहला तो ये गलत हो गया। पारदर्शक वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? जिनसे होकर प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार आर पार हो जाती हैं, और कांच इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण है। तेल लगा हुआ कागज पारदर्शक वस्तु का उदाहरण है। तेल लगा हुआ जो कागज होता है वो पारदर्शक नहीं होता है, वो अर्ध पारदर्शक होता है। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसुलेंट, तो ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट ये दोनों में अंतर है। ट्रांसलूसेंट होता है अर्ध पारदर्शक और ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शक। ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं कि नहीं निकल पाती हैं?
बाहर नहीं निकल पाती है, उन्हीं को अपारदर्शक वस्तुओं की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश गति करता है और प्रकाश सबसे अच्छी गति कहाँ करता है? निर्वात में, वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में प्रकाश सबसे अच्छी गति करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। जरा सोच के देखिए, अगर हमारे आपके पास ऐसी गाड़ी हो या हम लोग ऐसे चल सके, तब तो डेली हम दिल्ली से चक्कर लगाएं और लखनऊ के जितने भी मोहल्ले हैं वहां पे तुरंत घूम आए सेकेंडों में, और हमको ये सोचना ना पड़े कि हमारा समय जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? समय की। कोई बुलाता भी है तो समय के कारण हम नहीं जा पाते, मतलब मैं ही नहीं, आप लोग भी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्पीड अगर हमको मिल जाए तो ऐसी स्पीड से तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगा, लेकिन प्रकाश कहाँ आएगा? मेरे तो नाम में भी प्रकाश है तब भी नहीं आ पा रहा है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, और हाँ, जिनके नाम का अर्थ प्रकाश है वो बताएंगे क्या उनमें ये शक्ति है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश की चाल को सी से निरूपित किया जाता है, और एक प्रकाश जो है ये भौतिक नियतांक है, सॉरी, जो सी एक है, ये सी जो है ये भौतिक नियतांक है। प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं, और ये जो सी है, ये जो सी आया है, ये इसके बारे में बात हो रही है कि ये भौतिक नियतांक है। ये दोनों बातें सही है। प्रकाश की चाल सी से हम निरूपित करते हैं, और सटीक मान हम इसका देखते हैं, वैसे 3 लाख हम बोल देते हैं, लेकिन 2,99,000 2,99,000 ऐसे समथिंग इसका होता है, मतलब ये 99 प्लस ऐसे जाएगा। और सटीक पूरा 3 लाख होता नहीं है, लेकिन 3 लाख हम बोल देते हैं। और आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश की गति की तुलनात्मक चाल पर गमन किया जाए, यानी कि गमन करने वाला जो पिंड है, तो समय किसी स्थिर प्रेक्षक की तुलना में भिन्न हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन आएगा जो समय स्थिर प्रेक्षक में जो है वो काफी, मतलब स्थिर प्रेक्षक की तुलना में वो समय काफी भिन्न हो जाएगा। कहने का मतलब ये कहा कि खैर छोड़िए, इतने बवाल में आप मत पड़िए, केवल इतना समझिए कि एक नियतांक है सी, और प्रकाश की चाल को सी से डिनोट किया था। ये फिजिक्स की क्लास तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जो भी माध्यम होता है, जो मीडियम होता है, उस मीडियम के अपवर्तनांक पर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी अधिक होगी। यहाँ पर ये गलत दिया है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये सीधा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है ना, कि जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश चाल की उतनी अधिक मात्रा होगी, उतनी ज्यादा होगी प्रकाश की चाल। तो ये गलत दिया हुआ है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनके पथ में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उनमें क्या होता है? अपवर्तन बोलते हैं उसको। अपवर्तन हो जाता है, रेफ्रैक्शन हो जाता है ना। कई बार आप लोगों के माध्यम में भी ये सब होता रहता है, और इसी से बचना है। अगर इस चीज से आप बच गए तो आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। कई तरह से आप लोग इधर उधर अपवर्तित, परावर्तित और विवर्तित होते रहते हैं। तो ये सब कुछ रोकिए और अपने को बंद कर लीजिए। साल 1.5 साल के लिए सारे समाज से दूर कर लीजिए। सामाजिक दूरियों, खैर कोरोना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? घर पे बैठ के वेट बढ़ा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, और अपना इंटर जो बाहर फंसे हुए हैं रूम में, वो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और बालाजी इंटरटेनमेंट और उल्लू और पता नहीं क्या क्या आप लोग देख रहे हैं। तो उसकी जगह पे अगर कुछ पढ़ाई लिखाई का काम कर डालें, कुछ ऐसा कर डालें, तो ये समय बड़ा अनुकूल है सिलेक्शन के लिए। जब भी पेपर होगा जो तैयार कर लेगा उसका तुरंत सिलेक्शन होगा। लेकिन नेटफ्लिक्स वगैरह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और जो भी है, क्या हो रहा है आपके साथ, या कहीं अलग आप चले गए हैं, फोन उन पे कहीं अलग माध्यम बना लिए, व्हाट्सएप पे चले गए हैं, या कुछ जैसे भी चले गए, तो उसको थोड़ा सा वो करिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट है कि प्रकाश का परावर्तन वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों के आने की प्रक्रिया है। क्या ये बात सही कही जा रही है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है
वो प्रकाश का परावर्तन वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को वापस भेजने की प्रक्रिया है, और यहां पर लिखा हुआ आने की प्रक्रिया है, तो ये गलत हो गया पहला। और दूसरा है कि समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो किरण परावर्तक तल पर आकर गिरती है उसे क्या कहते हैं, ये अगला प्रश्न है। तो परावर्तक तल पर जो किरण आके गिरती है उसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। किसे? जो किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट आती है उसे परावर्तित कहते हैं, और आपतित यहां पर दिया ही हुआ है। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है, आपतित किरण व अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और दूसरा है, अविलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझिए इसको, आपतित किरण व अविलंब के जो बीच का कोण है, तो आपतित किरण के बीच का है तो यह आपतन कोण होगा, ऐसे याद कर लीजिए। इसमें और बहुत फिजिक्स लगा के चित्र बना के समझ लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ समझ में नहीं आएगा। आपतित किरण तो यहाँ आपतन कोण हो जाएगा, अविलंब एवं परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है यहाँ पर ये परावर्तन कोण हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। दूसरे की बात पहले में, पहले की बात दूसरे में लिखी हुई है। नेक्स्ट, पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही है, प्रकाश के जो रंग हैं, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश जो हैं उनके लिए वो भिन्न भिन्न होगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। और ताप के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान बढ़ता जाता है, ये आपको जानना पड़ेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो प्रकाश, जो भी ये बातें हम कर रहे हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उसके साथ ये बात भी सही है कि तापमान बढ़ने के साथ इसका मान घटता जाता है, बढ़ता नहीं जाता है। तो यहाँ पर दिया बढ़ता जाता है, और जबकि सही क्या है, घटता जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है प्रश्न, पहला स्टेटमेंट इसका है, दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्या ये बात सही है? जो भी दृश्य प्रकाश है, रेड लाइट जो होती है, उसका अपवर्तनांक दृश्य प्रकाश में सबसे कम होता है, लोएस्ट होता है, बिल्कुल सही है। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य जो है वो लाल रंग की सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। विबग्योर याद है ना आपको, वायलेट से शुरू होता है, रेड पे समाप्त होता है। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की कम, और जैसे आर की तरफ बढ़ते जाएंगे, रेड की तरफ, ये बढ़ती जाएगी। और इससे उल्टा क्या होता है, इससे उल्टा होता है, इसके उल्टा अपवर्तनांक हो जाएगा, लाल रंग का अपवर्तनांक कम हो जाएगा, इधर से इधर ये चलेगा। तो तरंगदैर्घ्य के लिए ये याद रखिए, अपवर्तनांक के लिए ये याद रखिए, तीर, है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, तो ये क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतुओं का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। मुझे लग रहा है प्रकाश के चैप्टर से इससे ज्यादा बार प्रश्न कोई और नहीं पूछा गया होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नाम सुना है आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रकाश तंतुओं का कार्य इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रकाशीय घटना ये माना जाता है, और प्रकाश होती ही है, माना क्या जाता है। देखिए साइंस में कुछ माना वाना ऐसे नहीं जाता है, जो होता है वही इसमें बताया जाता है। और प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। इसका सिद्धांत यही होता है, उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। और इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। अगर अधिक से कम में करेगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम होगा वो, तो सघन से विरल माध्यम में अगर प्रवेश करेगी और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तो प्रकाश तंतुओं का कार्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होगा, और यही सिद्धांत है इसका। ठीक है, जो मैंने इतनी देर से बताया आपको, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका पहला स्टेटमेंट है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। बिल्कुल सही है, बचपन से हमने पढ़ा है, 7th से ही स्टार्ट कर दिया था, 9th में तो बहुत डिटेल में पढ़ा, और जिन्होंने इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ी होगी उनको आता ही होगा कि वास्तविक और जो प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब व आभासी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं।
किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें आपको सोचना पड़ेगा। ये जो प्रतिबिंब होता है जहां पर किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित या अपवर्तित होने के बाद में जिस बिंदु पर वो मिलती हैं वो आभासी नहीं होता है, वो वास्तविक होता है। वो क्या होता है, वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। तो इस तरीके से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट है आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है और वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसी पे चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो ही गया, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत हो गया। और दूसरा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इसके लिए शब्द होता है, ये कहते हैं, तो दूसरा बिल्कुल सही है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं जो आपको टफ लग रहे हैं, हो सकता है ये ना पूछे जाए आपसे, लेकिन थोड़ा माहौल बना रहता है ना, जैसे आप भौकाल बनाए रहते हैं, है ना। कई बार मैंने देखा है लोग भौकाल बनाते हैं। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, कई बार लोग ब्रांड के पीछे बहुत भागते हैं। ब्रांड के पीछे ऐसे भागते हैं कि वो आपके सामने बैठेंगे तो स्वाप करेंगे, दुनिया भर की चीजें बताएंगे। ओ मैंने इस बार जीन्स खरीदी थी ना, वो 1,68,000 रुपए की थी। असलियत में बताऊं आपको, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो उससे अच्छी तो मेरी 2-4 हजार की जो पैंट है वही अच्छी है। 4 ही 5 हजार की है, 2-4 हजार की है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे तो नहीं है। कोई टेंशन तो नहीं है कि आगे कोरोना आ जाएगा और लॉकडाउन हो जाएगा और इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी तो हमको घर खेत बेचना पड़े अपना, उसकी किस्त निपटाने के लिए, या अपना कोई कीमती सामान निकालना पड़े। तो ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। कई बार लोग अपनी चीजों को दिखा के बताएंगे या सुनाएंगे आपको कि ये बड़ी कीमती है। बताऊं मैं, जिनके पास आइडेंटिटी की क्राइसिस होती है, जिनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, वो ऐसी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। और जब आपकी खुद की आइडेंटिटी कुछ होती है तो आप लोअर टी शर्ट में भी कहीं पहुंच जाते हैं तो आपका कुछ ऐसा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और ऐसा आपको कोई गलत दृष्टि से भले पहले उसको लगे कि अरे हाँ ये तो ऐसे ऐसे ही कोई होगा, लेकिन जब आप अपनी चीजें पसंद करते हैं ना, या जब आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहां पर वास्तविक तौर पर दिखता है सब कुछ, तो सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी बना लीजिए, अपनी ब्रांड बना लीजिए, खुद ब्रांडेड हो जाइए। फिर आप एक रोड साइड से खरीद के 20 रुपए का गमछा भी गले में डालेंगे ना, तो वो राजकुमार का वो क्या लगेगा, आप जो भी उसको कह लीजिए, वो मतलब कुछ उसका अलग ही नाम होगा, लोग उसको गमछा नहीं कहेंगे, है ना। अपनी अपनी ब्रांड पे ध्यान दीजिए, अपने ब्रांड पे ध्यान दीजिए। और अपना ब्रांड जिस दिन आपका बन गया, उस दिन आप रूपानी की लखानी की चप्पल भी पहन के स्लीपर चले जाएंगे ना, तो लोगों को ये होगा कि यार ये दिख तो रूपानी जैसी रही है, लेकिन ये रूपानी है नहीं, रूपानी वालों ने कॉपी करके इसका बनाया है। जो आप पहन लेंगे वो ब्रांडेड हो जाएगा, जिस पर आप हाथ रख देंगे वो ब्रांडेड हो जाएगा, जिससे आप बात कर लेंगे वो ब्रांडेड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे बात आ गई तो थोड़ा भौकाल जब यहाँ पर हो जाता है टाइप, तो क्वेश्चन भी गलत नहीं होता है, वो क्वेश्चन भी वहां पर सोचता है ये भौकाली इंसान है, थोड़ा बहुत ज्यादा जानता है, तो सरल क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को सही करने के लिए तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रकाश का मूल कण फोटान होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, शुरुआत में ही मैंने बताया था। और प्रकाश का मूल जो कण होता है, मूल कण बेसिक पार्टिकल जो होता है किसका, लाइट का, वो फोटान होता है। ठीक है, तो फोटान, दोनों ये स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक और पालिश की गई कांच की प्लेट क्या कहलाती है। कांच की प्लेट को जब एक और आप पालिश कर देते हैं तो वो समतल दर्पण बन जाती है, जिसमें आप सुबह सुबह अपना प्यारा सा, कितना प्यारा चेहरा, आपसे प्यारा दुनिया में किसी का चेहरा ही नहीं है, ये मानकर सुबह मुस्कुरा कर उसको देखा करिए, है ना। और जब मुस्कुराना हम सीख लेते हैं तो कई चीजें हमारी बदल जाती है, बड़ा एनर्जेटिक हम महसूस करते हैं। इधर मैं भी ज्यादा मुस्कुरा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कोई कारण है जिससे मैं मुस्कुरा रहा हूँ, कोई उसका कारण बना होगा जिससे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो जो भी है, आप भी मुस्कुराइए, आप मेरे कारण मुस्कुराइए, मैं कह रहा हूँ। और सुबह उठिए, अपना
अपना चेहरा देखिए, जिससे कि ये पछताना ना नहीं किसका देख लिए थे, दिन भर खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। तो अपना देखेंगे, आपसे सुंदर कोई नहीं है इस दुनिया में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। समतल दर्पण से बनने वाले बिंब किस प्रकार के होते हैं? और समतल दर्पण से बनने वाले जो बिंब होते हैं वो क्या होते हैं? आप जब उसमें चेहरा देखते हैं शीशे में सामने, तो आप वास्तविक होते हैं कि आभासी होते हैं? तो समतल दर्पण वाले जो बिंब होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, वो आभासी होते हैं, वर्चुअल होते हैं। जैसे आभासी दुनिया में आजकल लोग जी रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है और जी रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आभासी दुनिया, आज कोरोना काल में जब आप मिल नहीं पा रहे हैं तो आप वीडियो कॉल कर ले रहे हैं और बहुत सारी चैटिंग और बातचीत कर ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तविक दुनिया से कभी भी जुड़ाव तोड़ना नहीं चाहिए। चलिए आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं और इसको समाप्त करते हैं। आज को लेक्चर ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई तो आप कहीं से भी कर लेंगे, ये लेक्चर सुनने तो आप डेली 30 में आते हैं, जो आपको सफल बनाएगा। ये मेरा दावा है और मैं वादा करता हूं कि एक दिन आपको सफल करा के रहूंगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा किस देश के साथ साइबर सुरक्षा हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? और ये देश है इजराइल। इजराइल के साथ हमारी जो भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक समझौता किया है, सहयोग के लिए। और रिस्पांस टीम द्वारा ये जो समझौता किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि विश्व स्तर पर देखें तो साइबर हमलों में भारत की स्थिति बहुत खराब ही है, 11वें स्थान पर आता है। खूब साइबर अटैक यहाँ पर होते हैं। एक बार हमारे पे साइबर अटैक हुआ था, जो बहुत ज्यादा जुड़े लोग हैं, पुराने जुड़े लोग हैं मुझसे, जो काफी दिन से जुड़े हैं, उनको याद होगा एक बार मेरे कंप्यूटर का पूरा डेटा गायब हो गया था और वो फिरौती की रकम लगभग 68-69 हजार कुछ ऐसे मांग रहा था, मुझे जहां तक याद है। अब मुझे यार लगा कि ये डेटा तो है मेरा, लेकिन इतना डेटा लेने के लिए इतना पैसा, फिर मैंने कैलकुलेट किया कि इसमें जो डेटा है वो क्या इतने का है, तो मुझे पता चला कि नहीं, उसको हम लोग मेहनत करके कर लेंगे, इतना पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस देश के साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के लिए संचालन समझौता किया है? कोविड-19 के दौरान ये सब बंद हो गया था, घरेलू उड़ानें अभी चल रही हैं और बाहर की उड़ानें नहीं जा रही हैं। तो इस कारण से जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, यूएई और जर्मनी, इसमें जितने भी देश दिए हैं सबके साथ इस समझौता भारत का हुआ है, 5 ही देशों के साथ हुआ है। जर्मनी तो 2 बार आ रहा है यहाँ, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इनके साथ ये समझौता हो गया है, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, जर्मनी, ब्रिटेन और यूएई के साथ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान का संचालन अब होगा। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय हवाई शुल्क में 25% तक की कटौती लाने की भी योजना बना रहा है। जैसा भी है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं किस देश के साथ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित है? सकतेंग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और भूटान में ये स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और भूटान की पूर्व की ओर ये 650 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और अभी चीन द्वारा सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। देखिए, हमको जहां पर कब्जा करना हो या कोई भी चीज है, तो उसमें अगर हम विवाद ठान देंगे और बाद में इतना दम है हमारे में, इतनी क्षमता है कि हम उसको विवाद में जीत लेंगे, तो यही नीति अपनाता है चीन। तो भूटान के साथ भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि भूटान भारत का करीबी है, तो अब उसको भी परेशान करेगा। जैसे नेपाल को उसने अपने पक्ष में कर लिया है, ऐसी ही कोशिशें वो करता रहता है, बदतमीज है। अगला प्रश्न, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 में ये आयोजन होने वाला है और ये आयोजन होने वाला है कतर में। कहाँ होने वाला है? कतर में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये ध्यान रखिएगा, 1930 के उपरांत प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित किया जा रहा है। और वर्तमान समय में फ्रांस राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप 2018 टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है। लेकिन अब ये 2022 में कहाँ हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, कतर में हो रहा है। और ये आयोजन करने वाला प्रथम मुस्लिम बहुल देश है ये कतर। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये है कि मैंने इसको जब कतर लिखा तो ये कतर की जगह कबर लिख गया, कब्र जिसको कहते हैं। अब ये कबर लिख गया, मैंने सोचा ये कब्र में ये कैसे होगा आयोजन, मतलब सारे मुर्दे वहां पे करेंगे क्या आयोजन? तो बस यही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट मतदान हेतु आयु कितनी निर्धारित की गई है? पोस्टल बैलेट मतदान के लिए जो निर्वाचन आयोग है, उसने पहले 80 साल का ये आयु सीमा 80 साल की इसने रखी थी, लेकिन अभी कोविड के दौरान इसको घटाकर कर दी गई है 65 वर्ष कर दिया गया है। कितना? 65 वर्ष कर दिया गया है। 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो मतदाता हैं वो घर से ही मतदान कर सकेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
वर्तमान में यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? बहुत मजेदार ये प्रश्न है। और वर्तमान समय में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में 15वीं शिखर बैठक हाल ही में एक मतलब वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है और भारत का प्रतिनिधित्व हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन है इसमें, चार्ल्स मिशेल और जोत्सुर निधेई और उर्सुला वान डेर लेयन, और अगला है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं उर्सुला वान डेर लेयन जो है ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये चार्ल्स मिशेल जो यहाँ पर दिया हुआ है, चार्ल्स मिशेल, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, सॉरी यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष और चार्ल्स मिशेल यूरोपीय आयोग परिषद के अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मिशेल किसके हैं? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर परिषद हो जाएगा। और जो ये जोत्सुर निधेई हैं, ये एक बहुत महान विभूति हैं जिनका नामकरण मैंने किया है। ठीक है ना? तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों को पूंजी अधिग्रहण के मामले के लिए विशेष वित्तीय शक्तियां किस सीमा तक दी गई है? तो भारतीय सशस्त्र बल जो है उनको विशेष वित्तीय शक्तियां दी गई हैं 300 करोड़ रुपए तक की। ये क्या कर सकते हैं? पूंजी अधिग्रहण ये कर सकते हैं 300 करोड़ रुपए। कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदू समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हिंदू समूह वही है, द हिंदू पेपर वाला पब्लिकेशन है। और इसके अभी तक जो थे जो अध्यक्ष थे वो एन राम थे, और एन राम की जगह पे अब जो किया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है, निधि सिंह, मालिनी पार्थशास्त्री, ज्योत्सना बनर्जी और रूपेंद्र शाह। तो इसमें मालिनी पार्थशास्त्री को चुना गया है, हिंदू समूह का अध्यक्ष बनाया गया है इनको। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप बीओ का या आरओ एआरओ का या फिर यूपी पीसीएस 2020 का एग्जाम दे रहे हैं और इस एग्जामिनेशन को आप आसानी से पास करना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज जो हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है उसका और कुछ हमारे क्रैश कोर्स है उनकी मदद से आप कुछ उसका लाभ उठाकर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, ये कोई दबाव नहीं है। ये हाँ, ये मानता हूँ टीम में मैं भी हूँ, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि आप प्रचार करते हैं, तो मुझे कोई वो नहीं है, मैं प्रचार करता हूँ और मेरी वो चीज़ अच्छी है और मैं उसका प्रचार करता हूँ। तो फक्र से कहता हूं कि मैं प्रचार करता हूं। आपको अगर रुचि होगी तो 6307281212 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारा ऐप आईएएस प्रेप एकेडमी के नाम से है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। काफी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कास्ट, और कोई भी कोर्स आप लेंगे तो बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध है, तो आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्वायर बोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है? जो क्वायर बोर्ड है इसके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं और ये एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और क्वायर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार द्वारा क्वायर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत इसको स्थापित किया गया था। और सांविधिक है क्योंकि अधिनियम बनाकर किया गया था, संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका वर्णन नहीं था। तो अभी एमएसएमई मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और 2019-20 में भारत से क्वायर और क्वायर उत्पादों का निर्यात उच्चतम बिंदु तक रहा है 2757.90 2757.90 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया है। बस मंत्रालय आप ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अंतिम प्रश्न है, सबकी खीसें बिल्कुल निकल आई हैं और सबके दांत बाहर दिख रहे हैं कि अब डेली 30 को झेलना नहीं पड़ेगा। बंद कर दो क्या डेली 30 कि झेलना ही ना पड़े रोज? तो ऐसा नहीं होगा, आप चिंता ना करें। जब हम अड़ जाते हैं तो हम लड़ जाते हैं, और जब हम लड़ जाते हैं तो हम तब तक लड़ते हैं जब तक जीत नहीं जाते हैं। भारत ने 2020 के किस महीने में 18 वर्षों के बाद 790 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में 18 वर्षों के बाद का एक रिकॉर्ड पूछा जा रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप मत भूलिएगा। और इसका सही उत्तर है जून माह में ये रिकॉर्ड बना है, 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा है इसका। तो चाइना से व्यापार भी बंद हो रहा है, चाइना से व्यापार घाटा बहुत ज्यादा रहता था, इस कारण से संभव हो सका है। आपको ये कैसा लगता है जरूर बताएं, अच्छा लगता है तो लाइक वाइक, मन हो तो कर दें, ना मन हो बिल्कुल ना करें। जो मन ना करे वो काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे दुख होता है,
और अगर आपका मन होगा तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।